So it is going to be which lecture? चौथा लेक्चर होगा 11, 15, 3. साइटोकाइनिन्स. तो देखते हैं साइटोकाइनिन्स का रोल क्या है, कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, किसने डिस्कवर करा. सो डिस्कवरी से स्टार्ट करते हैं. सो साइटोकाइनिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एफ स्कूग एंड कोवर्कर्स. ठीक है, डिस्कवर्ड बाय एफ स्कूग है ना, कोवर्कर इन टोबैको कैलस, है ना. दे वर वर्किंग इन टोबैको. जब टोबैको पे काम कर रहे थे तब कुछ प्रकार का मटेरियल को इन्होंने एनकाउंटर करा. फाइन. जो कि सेल डिवीजन करने में मदद कर रहा था, कैलस बनाने में मदद कर रहा था. सो इट वाज एक्चुअली साइटोकाइनिन. ओके, आगे बता रहे. मिलर ने भी डिस्कवर करा था. मिलर दूसरे साइंटिस्ट थे, है ना. इन्होंने साइटोकाइनिन्स को डिस्कवर करा था हरिंगस्पर्म डीएनए से. हरिंगस्पर्म डीएनए को ऑटोक्लेव करा था उन्होंने. उस समय ऑटोक्लेव्ड मटेरियल में से साइटोकाइनिन्स को डिस्कवर करा था. मिलर et al. Miller and discovered cytokinins from autoclave का मतलब क्या होता है? हेलो हेलो, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, what is autoclave? हरिंग स्पर्म, हरिंग is a name of fish, है ना. एक प्रकार के फिश के स्पर्म डीएनए को जब ऑटोक्लेव करा गया था तब जाके साइटोकाइनिन डिस्कवर हुआ था, पाया, मिला था, है ना. एंड द नेम ऑफ द फेलो वाज मिलर एट अल. मिलर एंड हिज कोवर्कर. ऑटोक्लेव कहने का मतलब होता है बायोलॉजिकल मटेरियल को, टूल्स को, ग्लास वेयर्स को, है ना, भाप से स्टेरलाइज करने वाले टेक्निक को ऑटोक्लेव कहते हैं. ठीक है. ऑटोक्लेव मोटा मोटी समझेंगे एक प्रकार का प्रेशर कुकर है. उसके अंदर हम बायोलॉजिकल सैंपल्स को, मटेरियल्स को, है ना, क्लीन करते हैं, स्टेरलाइज करते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, आइसोलेशन देखते हैं इसको कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है. फंक्शनल साइटोकाइनिन कहाँ से आइसोलेट करा गया था, है ना. तो पहली बार नेचुरल साइटोकाइनिन को आइसोलेट करा गया था मक्के से, मेज से, और उसको नाम दिया गया था जिएटिन. फर्स्ट natural cytokinin was isolated from Z maize. CMAs मक्का, है ना, and known as, and the hormone termed as Z18. फाइन. ध्यान देंगे कहीं कहीं पे साइटोकाइनिन की जगह पे Z18 शब्द भी यूज होता है. Z18
कोकोनट से भी आइसोलेट करा जाता है, कोकोनट मिल्क से भी आइसोलेट किया जा सकता है। हटाइए, उतना डीप में नहीं जाना है। ऑकरेंस कहाँ कहाँ हो सकता है पौधे के अंदर, देखते हैं। सो साइटोकाइनिन्स पाए जाते हैं उस सेल में जो रैपिड सेल डिवीजन कर रहा होगा। फाइन। डेवलपिंग शूट और यंग फ्रूट में ज्यादातर पाया जाता है। This is actively presenting. Undergoing rapid cell division. Fine. Okay. ये हो सकता है such as in root cell, shoot bud cell, and young fruit cell. ठीक है, इन सभी जगहों पे पाया जाता है। प्रिकर्सर क्या होगा इसका, किस चीज से बना होगा? क्या प्रिकर्सर फॉर दिस tRNA? फाइन, zeatin can be synthesized from tRNA. ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रकार के हॉर्मोन्स को हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं न्यूक्लियोटाइड से। फाइन, सो tRNA से हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। Examples of cytokinin: BAP stands for benzylaminopurin. Then IPA, it stands for isopentyl adenine. Pentyl adenine. फाइन, चलिए अब आते हैं हम इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पे, फंक्शन पे। फंक्शन और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। सो क्या क्या फंक्शन हो सकता है, कैन यू टेल मी? क्या क्या फंक्शन हो सकता है इसका? Shoot formation in callus. शूट फॉर्मेशन इन कैलस। ओके, गुड। सो एक एक करके देखते हैं, आप लोग का आंसर जो होगा इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा वो भी देखते हैं। ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड शूट, ग्रोथ ऑफ लीफ एंड शूट, है ना, इसका ग्रोथ करवाएगा। ठीक है। काउंटरएक्टिंग द एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस होता था ऑक्सिन के चलते, लेकिन साइटोकाइनिन प्रेजेंट रहेगा तो एपिकल डोमिनेंस नहीं होगा। एपिकल डोमिनेंस, फाइन। नेक्स्ट, डिले इन सेनेसेंस, है ना, पत्ते को, पौधे को ज्यादा दिन तक जीवित रखने का कोशिश करता है, वो खराब होने नहीं देगा। सेल डिवीजन में मदद करता है ना, इवन इन परमानेंट सेल, इवन इन परमानेंट, है ना, इट कैन ब्रिंग सेल डिवीजन इवन इन परमानेंट सेल्स। नेक्स्ट, हाँ, ब्रेकिंग डोमेन।
हाँ हाँ, क्या बोल रहा हूँ? ब्रेकिंग द डोरमेंसी. साइटोकाइनिन इज नॉट एसोसिएटेड विथ ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, है ना. ये शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है कटे हुए शूट और वेजिटेबल्स फ्लावर्स के. फाइन. शेल्फ लाइफ of shoot, cut, shoot, vegetable and flowers is increased by applying cytokinin, है ना. साइटोकाइनिन यदि हम अप्लाई करते हैं तो सब्जियां जो हमने पेड़ से तोड़ रखा है सब्जी, है ना, रख सकते हैं. एप्लीकेशन देखते हैं कहां कहां पर हम लोग. पहला, ओवरकमिंग सेनेसेंस. ओवरकमिंग सेनेसेंस कहने का मतलब सेम थिंग, जो पत्ते हैं, पौधे हैं, फ्लावर्स है, फल है, उनको सड़ने नहीं देना, है ना. एवरग्रीन रखने की कोशिश करना, फ्रेश रखने की कोशिश करना. टिश्यू कल्चर में इसका वाइड एप्लीकेशन होता है. इन टिश्यू कल्चर it is used widely along with oxygen. कैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं, टिश्यू कल्चर में ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का रेशियो, है ना, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन बराबर रखेंगे, इट विल लीड टू कैलस फॉर्मेशन, है ना. इफ ऑक्सीजन concentration is more than cytokinin in the medium where the callus is grown, then callus will develop what? Will develop root. क्या develop करेगा? Root. If auxin is less and cytokinin is more, then what will happen? Shoot formation in callus. Shoot formation in callus. याद रखेंगे, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है. Now I am moving to next hormone, that is ethylene. चलिए देखते हैं इथोलिन हार्मोन, ये गैसियस हार्मोन है. सबसे पहला पॉइंट, इट इज गैसियस. फाइन, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, इसका डिस्कवरी के बारे में बताते हैं, है ना. कोजिन नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑब्जर्व करा कि कच्चे बनानास रखे हुए थे पके हुए ऑरेंजेस के साथ, है ना. कच्चे बनानास रखे थे पके हुए ऑरेंजेस के साथ, तो कुछ समय बाद देखा गया कि कच्चे बनानास भी पक गए. बाद में कंक्लूड करा गया कि ऑरेंजेस ने कुछ केमिकल रिलीज करा होगा जो बनानास को पका दिया होगा. फाइन, ये कंक्लूड करा गया था. ओके, बाद में पता चला कि ये जो सब्सटेंस ऑरेंज रिलीज कर रहा था जिसके चलते बनाना पक गए, वो सब्सटेंस इथिलीन था. फाइन, शॉर्टकट में लिख रहा हूं यहाँ पे, अनराइप
gets ripe on keeping ripen oranges. Fine. Ripening oranges. Ripen oranges. ठीक है, क्या was coming out from which has made which had made banana to ripe. बाद में पता चला क्या था, इथिलीन था। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक ना, आगे चल के भविष्य में और भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने काम करा इसके ऊपर, है ना, और अपना अपना थ्योरी उन्होंने दिया। सिंथेसिस देखते हैं कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। सिंथेसिस ऑलमोस्ट सभी प्लांट के पार्ट में, जैसे फूड में बनेगा, लीव्स में, फ्लावर, फ्रूट्स, जब फल पकने वाला होता है ना, और वो सेल्स जो मरने वाले हैं, जो सॉरी वो ऑर्गन्स जो मरने वाले हैं। फाइन, सिंथेसिस, it is synthesized in almost all body, all plant part. फाइन, खास करके ये उस रीजन में बनता है जहाँ पे पकने वाला होता है और टूटने वाला होता है, खराब होने वाला होता है, सड़ने वाला होता है, मरने वाला होता है प्लांट पार्ट। Ripening fruit and the tissue undergoing senescence. फाइन, प्रिकॉशन क्या है इसका, किस चीज से बनता है, तो ये बनता है मिथ्योनिन से। मिथ्योनिन, है ना, जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा रहे थे तभी बताए थे हम ना। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, फंक्शन देखते हैं। पहला, ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाएगा। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ मतलब इस तरीके से, है ना, जैसे कि अदरक है, अदरक हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। फाइन,
ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनली ग्रोथ भी करेगा, लेकिन ज्यादातर जमीन को टच करके, ठीक है, पैरेलली ग्रो करना है। प्रोमोटिंग सेनेसेंस, ठीक है, दूसरा फंक्शन हो जाएगा सेनेसेंस। एक्सेलरेटिंग एब्सिशन, एब्सिशन, ठीक है। फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग, और देखते हैं ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक ना, ठीक है, सीड के डोरमेंसी को तोड़ता है ये, है ना। इट ऑल्सो कॉज द स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, also cause the sprouting potato tuber. Next, elongation of stem in deep water plant rice. Elongation of stem water paddy plant. फाइन, यदि पानी जमा हुआ है धान में, तो स्टेम को रूट इन स्टेम कटिंग, फ्रूट इन स्टेम कटिंग, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूँ। हम लोग के गांव में क्या होता है, उसके बाद कहीं जाने देते हैं। टेम्परेचर होता क्या है, इथिलीन सिक्रेशन होता है, इथिलीन का प्रोडक्शन होता है गन्ने के ऊपर। प्रोडक्शन से उसके अंदर स्प्राउटिंग होने लगता है, शूट की स्प्राउटिंग होने लगती है। फाइन, ओके। और कुछ दिन बाद हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर हम बुआई कर देते हैं। सो ऐसे करने से क्या होता है, गन्ने के डंठल को हम काट के राख लगा के, है ना, कवर्ड कर देते हैं ताकि स्प्राउटिंग शुरू हो जाए, है ना, बर्ड्स स्प्राउटिंग शुरू हो जाए। और ये स्प्राउटिंग शुरू होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेटिंग ऑफ आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आ ही नहीं रही है।
Is it audible now? Is it audible now? Yes, sir. Hello. अच्छा, यहाँ पे सुनाई दे रहा है? Yes, sir. हेलो. ओके फाइन. यहाँ तो बैठने का जगह ही नहीं है बाहर. लेट मी गो टू द टेरेस. एग्जाम्स कब से हैं जी आप लोग का? 15 March. 15 March. Good. चलो, स्कूल में तो सिलेबस खत्म हो गया होगा. हाँ सर. ठीक. चलो 9th एप्लीकेशन बता रहा हूँ. ठीक है. कुकुम्बर के केस में, ठीक है, कुकुम्बर के केस में क्या करता है, ये सेक्स एक्सप्रेशन करवाता है. ठीक ना. इट इंक्रीजेस female flower in cucumber. Next, it promotes apogeotropism. apogeotropism क्या हो जाएगा जी? Geotropism means moving towards the gravity. और apo का मतलब क्या हो जाएगा? Negative geotropism. Apogeotropism means what? Negative geotropism. Fine. फाइन. तो इतना 10 याद रखेंगे. एप्लीकेशन देखते हैं अब. ठीक है ना. एप्लीकेशन कहने का मतलब वाइडली यूज, कमर्शियल पर्पस के लिए. सर. हाँ जी. सर बुक में एक स्टेटमेंट दिया है वो समझ नहीं आया. हाँ बताएंगे, रुकेंगे, अभी नहीं रुकेंगे. ठीक ना. एक वाइडली कमर्शियल यूज इथिलीन का सोर्स बता रहा हूँ. इथफोन. इथफोन इज अ कमर्शियल Ethone is a commercial source of ethylene, है ना, and it is used for ripening of fruit, है ना. जैसे कि बनाना वगैरह को पकाना होता है तो क्या करते हैं, कार्बाइट लेकर आते हैं. सुने हो ना, कार्बाइट लेकर आए हैं, है ना. गांव से आम तोड़ के लाए हैं, उसमें कार्बाइट डाल देंगे तो कुछ दिन के अंदर पक जाएगा, है ना. नेक्स्ट ABSCI. कार्बाइड इथिलीन ही होता है. हाँ, कार्बाइड के अंदर मतलब कार्बाइड जो होता है ना, वो सब्सटेंस इथिलीन रिलीज करता है. ठीक है. एब्सिशन एंड थिनिंग मतलब पतला करना. इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्रूट. इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्रूट. कुकुम्बर के केस में, है ना. स्प्राउटिंग ऑफ स्टोरेज ऑर्गन, जैसे कि मैंने पोटैटो के केस में दिया था, है ना. पोटैटो के केस में दिया था ना, पोटैटो ट्यूबर, इसमें स्प्राउटिंग होगा. राइजोम ऑफ जिंजर, है ना, इनके केस में स्प्राउटिंग होना है. चलिए हो गया इथिलीन. हाँ, नाउ मिले, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन नाउ. सर ग्रुप पर वो पिक सेंड कर दिया, थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है. कौन सा?
सर अच्छा, मेडिकल ठीक डाउट ठीक होगा। ठीक ठीक है, लेट मी सी। When a fruit ripens, its respiration range gradually decreases, but when it is reversed by sharp increase called climacteric, some of the inhibitory effect, अरे फोटो खींचते earlier attributed to auxin known as to be caused by ethylene. ओके, एक चीज हम बताते हैं, during fruit ripening, ठीक ना, पकने से पहले, पक चुका है उस कंडीशन में नहीं, फल पकने लगा है ना, जब फल पकता है तो उसका रेस्पिरेशन रेट भागने लगता है ना, बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन होने लगता है फल के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेटेरिक रेस्पिरेशन, CLIMATERIC, क्लाइमेटेरिक रेस्पिरेशन, है ना। फल को पकने के लिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेटेरिक रेस्पिरेशन। फाइन, आप देखोगे जो फल पक रहे होते हैं उनका टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है इसलिए क्योंकि हीट का रिलीज होना हो रहा है, उस समय हीट रिलीज इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे रेस्पिरेशन ज्यादा हो रहा है, उसको हम लोग क्लाइमेटेरिक रिस्पॉन्स कहते हैं। हाँ, ये तो मुझे बताना ही था, लेकिन एक स्टेटमेंट और भी लिखा हुआ है, बट when it is reversed there is sharp increase in climateric, ठीक है। Some of the inhibitory effects earlier attributed to auxin are known to be caused by ethylene। हाँ, इस लाइन का मतलब है, लास्ट लाइन का मतलब है कि पहले, है ना, जब हम इथिलीन को अच्छे तरीके से स्टडी नहीं करे थे, फाइन, तो हम ये कह रहे थे कि जो इनहिबिटरी इफेक्ट्स है वो ऑक्सीन के चलते हो रहा है, फाइन, इनहिबिटरी इफेक्ट ऑक्सीन के चलते हो रहा है, जो कि सही नहीं है, इनहिबिटरी इफेक्ट इथिलीन के चलते ही हो रहा था, है ना। उस समय हम इथिलीन को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए थे, इसीलिए हम कह रहे थे कि ये इनहिबिटरी इफेक्ट, फाइन, ऑक्सीन के चलते हो रहा है, कंफ्यूजन में थे हम लोग, तो हम ऑक्सीन को ब्लेम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इथिलीन को स्टडी कर लिया तो हम ये फाइनलाइज कर दिए भैया कि नहीं, ये इनहिबिटरी इफेक्ट इथिलीन के चलते ही है, इसका मतलब ये हुआ मिली। हेलो, shall I move now? Yes, sir. Okay, okay, so ethylene done, next बचा हुआ है एफसीसिक एसिड। बायो ऐसे नहीं करेंगे, क्या क्या बायो ऐसे लास्ट में हम समराइज कर देंगे, लास्ट में हम इन सबको समराइज कर देंगे, है ना, ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है ना, वो सब हम समराइज कर देंगे, सभी के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ज्यादातर पूछता है एम्स जिपमर में, एम्स जिपमर लेवल तक, वो मैं डिस्कस करूंगा। एब्सिसिक एसिड, है ना, ये 100% इनहिबिटरी हार्मोन है ना, इसके बारे में कोई इफ बट नहीं है, ये इनहिबिटरी हार्मोन है।
mildly acidic hormone. Hormone is Fine. It is mildly acidic hormone. डिस्कवरी देखते हैं. ठीक है, तो 80 के दशक में 80 से पहले 60 के दशक में बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इन एब्सिसिक एसिड के ऊपर काम कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, है ना. उन्होंने एब्सिसिक एसिड को डिस्कवर तो कर लिया, लेकिन अलग अलग नाम दिया था. किसी साइंटिस्ट ने इनहिबिटर नाम दिया था, किसी ने इनहिबिटर बीटा, किसी ने एब्सिसन, किसी ने डोरमीन. फाइन, ये सब नाम दिए थे इंडिपेंडेंटली. बाद में पता चला कि भैया ये तो सेम ही प्रकार का हार्मोन है, इसलिए आगे चल के एक कॉमन नाम दे दिया गया, दैट इज एब्सिसिक एसिड. फाइन, ओके. Several scientists discovered this hormone independently and named it as dormin, abscission, inhibitor B, inhibitor beta, है ना. Okay, but later it was found to be same hormone which is known by different names, है ना. एक कॉमन नेम लेटर आगे चल के a common name was given, that is abscisic acid. है ना, एब्सिसिक एसिड नाम दे दिया गया. फाइन, ऑकरेंस देखेंगे कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है. सो इट ऑकर्स इन डोरमेंट बर्ड्स एंड सीड्स. डोरमेंट मतलब जो रेस्ट कर रहा होगा, डोरमेंट, सीड, बर्ड, इनमें प्रेजेंट रहता है. व्हाट इज द प्रिकर्सर फॉर इथिलीन, दैट इज वायोला xanthine. ठीक है, वायोला xanthine. Let's see the physiological effect or function of abscisic acid. देखते हैं एक एक करके. सो पहला फंक्शन देखते हैं. इट ब्रिंग्स एब्सिसन. एब्सिसन कहने का मतलब क्या बोलेंगे, मृत्यु के तरफ प्रमोट करना. फाइन, ब्रिंग्स एब्सिसन, है ना, बुढ़े की तरफ ले जाना. नेक्स्ट, प्रमोट करता है डोरमेंसी, है ना, प्रमोट्स डोरमेंसी ऑफ सीड, बर्ड, है ना. ग्रो करने नहीं देगा, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में फूड रिसोर्सेस है पौधे के पास, और उस लिमिटेड अमाउंट में यदि सीड का ग्रोथ होता है तो वो ग्रोथ अप्रोप्रिएट नहीं होना है, आगे चल के वो पौधा मर जाएगा. तो इससे तो अच्छा है ना कि भैया फेवरेबल कंडीशन का इंतजार कर ले. क्या जरूरी है अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ शो करके. फाइन,
तो अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ को रोकता है ना। ओके, प्रमोट्स डोरमेंसी ऑफ सीड्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। है ना, हम कहते हैं कि एब्सिसिक एसिड भैया बहुत ही बुरा चीज है, ये पौधे का खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन पौधे के खिलाफ काम करना जरूरी है ना, नहीं करेगा तो थोड़ा सा स्प्राउट होगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे अगल बगल से, पौधा मर जाएगा, तो क्या फायदा, है ना। सो ये पौधे को कहता है कि भैया सही समय का इंतजार करो, सही समय आएगा तो जर्मिनेट हो जाना। मेटाबॉलिज्म, it inhibits RNA synthesis and protein synthesis. फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। सीड जर्मिनेशन तो हो गया ना, inhibits seed germination, inhibits seed germination, next promotes closing of stomata, ये भी बताया था मैं ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में, closing of stomata। नाउ एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पर हम ऑक्सिन एब्सिसिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ऑक्सिन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग एज एंटी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एंटी ट्रांसपिरेशन मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सिन का इस्तेमाल से पौधे के अंदर ट्रांसपिरेशन, समझ में आया। It acts as anti ट्रांसपेरेंट मटेरियल, है ना। दूसरा एप्लीकेशन होगा, है ना, इट कैन इंड्यूस डोरमेंसी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कोई प्लांट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, है ना, और हम ये चाहते हैं कि ट्रांसफर के दौरान जर्मिनेट ना करे, उगे ना, है ना, स्प्राउट ना हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें एब्सिसिक एसिड का छिड़काव कर देंगे और भेज देंगे, जर्नी के दौरान स्प्राउट नहीं होगा, जमेगा नहीं। फाइन। या फिर कुछ ऐसे मटेरियल्स प्रेजेंट है जो हमें बेचना है एडिबल पर्पस के लिए, है ना, लेकिन सीजन है जमने का, तो हम क्या करेंगे, एब्सिसिक एसिड छिड़क देंगे, जमेगा ही नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे ही ठंडी का मौसम आने लगता है, पोटैटो वगैरह जर्मिनेट करने लगते हैं, प्याज जर्मिनेट करने लगता है, देखे हो कि नहीं, देखे हो कि नहीं। यस सर। हेलो हेलो, यस ज्योत्सना, सर। ऋषभ, आदित्य, है ना, देखे हो ना कि जब हम किचन में रखते हैं प्याज को, वो जर्मिनेट करने लगता है। अब मान के चलो जिसके पास टन्स ऑफ प्याज पड़ा हुआ है, उसका प्याज अब इस तरीके से जर्मिनेट करने लगेगा, तो प्याज का मार्केट तो डाउन हो जाएगा, है ना, बिक्री ही नहीं होगा, बेचारा घाटा में चला जाएगा। तो किया क्या जाएगा, स्प्राउटिंग सीजन में हम एब्सिसिक एसिड को डाल देंगे ताकि वो जर्मिनेशन को रोक सके, तो जर्मिनेट नहीं होगा तो अच्छा क्वालिटी का प्याज रहेगा, उसको हम कमर्शलाइज कर सकते हैं। फाइन, तो बर्ड के डोरमेंसी को हम लोग रोक सकते हैं। फाइन, shall I move now? यस। ओके ओके, फाइन फाइन। चलिए अब थोड़ा हम समराइज्ड कर ले रहे हैं, समराइज कर ले रहे हैं सबको।
सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं हम लोग। किसके बारे में? हाँ जोत्स्ना, यू आर आस्किंग समथिंग बायो एसे, किसके बारे में पूछ रहे थे बायो एसे? साइटोकाइनिन के बारे में बताया था कि नहीं? साइटोकाइनिन नो सर। बायो एसे ऑफ साइटोकाइनिन। ठीक है, क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को बरकरार रखना है ना, ये एक बायो एसे है साइटोकाइनिन के लिए। ठीक है, समझ में आया? कैसे करता है? वर्क कैसे करेगा? इसके स्ट्रक्चर को स्टेबल करके रखेगा, मैग्नीशियम आयन को स्टेबल करके रखेगा, पोरफायरिन रिंग को स्टेबल रखता है साइटोकाइनिन। फाइन, टूटने नहीं देगा, प्रिजर्व हो गया। सब पर इसका फंक्शन तो है न्यू क्लोरोप्लास्ट बनाना, मतलब क्या? किसका? किसका? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम था सेल डिवीजन करना, है ना। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स में ये प्रेजेंट है, बताया ना। तो ये नए सेल्स भी बना रहे हैं, तो नए सेल्स में यदि बड पोर्शन में नए सेल्स बन रहे हैं तो क्लोरोप्लास्ट भी उसमें जर्मिनेट होगा, मतलब क्लोरोप्लास्ट भी डेवलप होगा। फाइन, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रिजर्वेशन टेस्ट कहने का मतलब है कि कोई सैंपल है ना, या फिर छोड़िए, आप क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट कर लीजिए पौधे से, है ना, और उसके अंदर आप साइटोकाइनिन को डाल दीजिए। तो जब तक साइटोकाइनिन रहेगा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बरकरार रहेगा, तो क्लोरोप्लास्ट डिग्रेड हो जाना है। नाउ हाउ दिस साइटोकाइनिन विल प्रिजर्व द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, कैसे, है ना। दो तरीका हो सकता है, या तो उन कंपोनेंट्स को डिग्रेड कर दे जो क्लोरोफिल को तोड़ रहे होंगे, दूसरा नए नए क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बना ले, है ना। दो तरीके से प्रिजर्व कर सकता है। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में पता नहीं है, आई ऑल्सो डोंट हैव डाटा फॉर दैट कि होता कैसे है ना। मोटा मोटी आप यही कंक्लूड करें कि क्लोरोप्लास्ट को डिग्रेड नहीं होने देगा। ठीक है, बोल सकते हैं इट विल प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ, इट प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल, है ना। यदि ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेटिव मॉलिक्यूल्स को हटा देगा वो। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ इथिलीन। What is triple response of ethylene?
ठीक है, ट्रिपल रिस्पॉन्स कहने का मतलब स्टीम एलोंगेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। 3 रिस्पॉन्स करता है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ स्टेम एलोंगेशन, stem elongation, swelling of axis, and making organ insensitive to gravity. इसको कहते हैं हम लोग ट्रिपल रिस्पॉन्स। ठीक है, इन नटशेल में क्या होगा, ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होगा, शॉर्ट शूट, फैट शूट and increase lateral root growth. ठीक है, ये हो जाएंगे ट्रिपल रिस्पॉन्स। तो याद रखेंगे, छोटा शूट होगा, मोटा शूट होगा, लैटरल ग्रोथ होना है। लैटरल ग्रोथ कहने का मतलब गर्थ बढ़ना। फाइन। और कुछ बता दें, और कुछ ज्योत्सना पूछना है इसमें? हेलो, और कुछ पूछना चाहेंगे? दूसरा टॉपिक में छोटा सा एक टॉपिक इसी के अंदर बचा हुआ है, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फाइन, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है जी। किसी के पास? एंटागोनिस्टिक। हाँ, आएगा वही छोटा सा टॉपिक जो बचा है, वो यही छोटा सा टॉपिक है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट एंड एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। तुम लोग के बोलने से पूछने से पहले हम बताएंगे। नाउ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, और एक्शन ऑफ हार्मोन, है ना। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहने का मतलब होता है एडिशनल इफेक्ट जो साथ में काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, सेल डिवीजन वाला काम 2 हॉर्मोन्स करते हैं, है ना, बोथ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, है ना, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन। ये CYTOKININ, है ना, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये दोनों सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। तो ये सिनर्जिस्टिक काम कर रहे हैं। एब्सिशन करवाना, है ना, एब्सिशन करवाना, जैसे कि इथिलीन, बोथ इथिलीन एंड कौन सा हार्मोन जी बताओ? इथिलीन और कौन सा हार्मोन एब्सिशन लाता है जी? हाँ,
इथिलीन और एब्सिसिक एसिड ना एब्सिशन करवा रहा है। फाइन। डोरमेंसी, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी है ना। तो डोरमेंसी को ब्रेक करने वाला काम था जिबलिक एसिड और इथिलीन के पास। फाइन। अब चलिए देखते हैं एंटागोनास्टिक टाइप। एंटागोनास्टिक इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स है ना। एंटागोनास्टिक इफेक्ट कहने का मतलब ऑपोजिट इफेक्ट, ऑपोजिट इफेक्ट। फाइन, देखते हैं कौन सा हार्मोन ऑपोजिट इफेक्ट करता है और किस तरीके से करता है। ठीक है, डोरमेंसी है ना, एक प्रमोट करेगा और एक इनहिबिट करेगा। प्रमोट, इनहिबिट। कम ऑन, व्हिच हार्मोन विल प्रमोट डोरमेंसी? एब्सिसिक एसिड प्रमोट करेगा है ना, लेकिन जिबलिक सॉरी हाँ, डोरमेंसी को प्रमोट करेगा एब्सिसिक एसिड, लेकिन इनहिबिट कौन करेगा? जिबलिक एसिड विल इनहिबिट डोरमेंसी। समझ में आया ज्योत्सना? ज्योत्सना, यस सर। गुड। ठीक है, नेक्स्ट है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस, एक प्रमोट करेगा और एक इनहिबिट करेगा। प्रमोट, इनहिबिट है ना। सो एपिकल डोमिनेंस इज प्रमोटेड बाय व्हिच हार्मोन? ऑक्सिन प्रमोट कर रहा था, ऑक्सीन, लेकिन एपिकल डोमिनेंस को कौन कर रहा था? साइटोकाइनिन। समझ में आया? साइटोकाइनिन वेयर इनहिबिटिंग द एपिकल डोमिनेंस। समझ में आया? थर्ड, सेनेसेंस। एक प्रमोट करेगा और एक इनहिबिट करेगा। सो कैन यू टेल मी द हार्मोन व्हिच विल प्रमोट द सेनेसेंस? ऑक्सिन इनहिबिट कर रहा था ना, सेनेसेंस होने नहीं दे रहा था। पौधे को कोशिश कर रहा था कि एवरग्रीन रहे, हमेशा यंग रहे। फाइन, ओके। और प्रमोट कौन करता है सेनेसेंस को? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, एक बार देख लेंगे आप लोग, उसके बाद हम सीड डोरमेंसी डिस्कस करेंगे। टेक योर टाइम एंड स्टडी दिस। सीड डोरमेंसी डिस्कस करूंगा, देन सीड जर्मिनेशन डिस्कस करेंगे। अरे यार, फिर से मैं उसी पे भेज दिया। अगला टॉपिक होना है सीड डोरमेंसी। इसको पहले आप लोग स्टडी कर लीजिए झट से। फाइन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम सीड डोरमेंसी।
सर साइटोकाइनिन एसिडिक है या बेसिक? साइटोकाइनिन क्या है? एक प्रकार का आरएनए डेरिवेटिव है ना, तो ये एसिडिक होगा। आरएनए डेरिवेटिव है ना, एसिडिक होगा। प्यूरिन और एडिनाइन दिखाइए तो बेसिक होता है। क्या प्यूरिन और एडेनाइन? क्या बोल रहे हो? सर वो तो बेसिक होता है ना। बेसिक प्यूरिन और एडेनाइन, बेसिक प्यूरिन एडेनिन ठीक है, लेकिन साइटोकाइनिन किस चीज से बना है? साइट क्या है? प्यूरिन इज प्रेजेंट इनसाइड द डीएनए और डीएनए का पीएच 7 से नीचे होता है, दैट इज एसिडिक, दैट आई नो। हाँ, सिंपली प्यूरिन का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, पीएच क्या होगा, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है उसके पास, ऑन द बेसिस ऑफ लेट मी नो वंस यू आर डन विथ दोस टॉपिक्स। ठीक है, सिड डॉर्मेंसी से स्टार्ट करेंगे। डन सर। सब लोग डन? सब लोग की तरफ से डन हो गया? Done, sir. Fine, fine. So I'm gonna start a new topic, that is seed dormancy. Fine, समझेंगे seed dormancy क्या होता है? Seed dormancy एक ऐसा कंडीशन है जिसमें सीड जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। फाइन, ओके। क्यों नहीं कर पाते हैं? दो कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन एक्सटर्नल है, जैसे कि बाहर का टेम्परेचर, लाइट, मॉइस्चर, पीएच, है ना, ये सब अनफेवरेबल है, जिसके चलते सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है ना। एक्सटर्नल फैक्टर के चलते यदि सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा तो उसको हम लोग सीड डोरमेंसी ना कह के सीड क्यूसेंट कहेंगे। कहेंगे कि सीड अभी क्यूसेंट स्टेज में है। फाइन, ओके, क्यूसेंट स्टेज में है सीड। तो डोरमेंसी क्या होगा भैया? डोरमेंसी सही मायने में होता है जब सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटर्नल कंडीशन। अंदर एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, अंदर ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है जो सीड को जर्मिनेट करवा दे, अंदर ऐसे फैक्टर प्रेजेंट है, एब्सिसिक एसिड्स, फैटी एसिड्स, जो सीड को जर्मिनेट होने नहीं दे रहे हैं। यदि अंदर वाले फैक्टर के चलते सीड जर्मिनेट नहीं करता है
तब उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सीड डोरमेंसी। फाइन। जब सीड क्यूसन स्टेज में है तो उसको हम लोग आर्टिफिशियली जर्मिनेट करवा सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच, मॉइस्चर। लेकिन बाहर का फैक्टर चेंज करके सीड डोरमेंसी को तोड़ा नहीं जा सकता। फाइन। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने कुछ तरीका ढूंढ निकाला टू ब्रेक द सीड डोरमेंसी ऑल्सो, है ना। वो दो तरीका होता है, स्ट्रैटिफिकेशन एंड स्कारिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन एंड स्कारिफिकेशन। स्कारिफिकेशन का मतलब होता है कि सीड कोट को हम लोग मैकेनिकली इंजर्ड कर दे, रप्चर कर दे, उसमें पोर्स क्रिएट करवा दे, नकोट दे, है ना, जिसके चलते पानी अंदर जाना शुरू हो जाए और सीड जर्मिनेशन शुरू हो जाए। इसको हम लोग कहेंगे स्कारिफिकेशन, स्कार क्रिएट करवाना, है ना। दूसरा तरीका होता है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन में क्या करते हैं हम लोग, सीड के अंदर स्कार्स क्रिएट करवाते हैं, है ना, हाई ऑक्सीजन कंडीशन में रखते हैं और लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर में रखते हैं। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन या चिलिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं। समझ में आया डोरमेंसी को कैसे ब्रेक किया जा सकता है? सीड डोरमेंसी क्या है, सीड क्यूसेंस क्या है, समझ में आया? रिपीट करूं मैं? यस सर। ठीक है, रिपीट करूं या फिर लिखना शुरू करूं? सर लिखना शुरू करिए। ठीक ठीक। Is it visible the screen? यस सर। है, ये वो पीरियड है जब बीज जर्मिनेट नहीं कर पाता है। फाइन। इट इज द पीरियड when seed are unable to germinate after coming out from fruit or mother body. Fine. Seed quiescence क्या है? When a seed is unable to germinate है ना, when a seed is unable to germinate due to unfavorable outer condition is called seed quiescence, है ना। Seed quiescence can be overcome by providing optimum environmental condition, है ना, that is proper pH, temperature, water, light.
फाइन, सीड डोरमेंसी क्या होगा? When seeds are unable to germinate due to internal factors. Excuse me, give me a moment. Give me. Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Okay, fine. Unable to germinate due to internal factor. Such as immature embryo, presence of abscisic acid, and other growth inhibitors, है ना? ये सब प्रेजेंट नहीं रहते हैं, या सॉरी, इन्हीं सभी फैक्टर्स के चलते सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है. प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक एसिड, phenolic compound, short chain fatty acid, है ना? इन सभी के चलते सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है. फाइन, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी, ये भी बोल सकते हैं. है ना? इन सभी फैक्टर्स के चलते क्या बोलते हैं, सीड जर्मिनेट नहीं करेगा. फाइन, सो मैं इतना तक ही रहने देता हूँ. आई हैव टू गो समवेयर. अगले क्लास में ये चैप्टर खत्म करते हैं. फाइन, छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, फोटोपिरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, विविपेरी. तो अगले क्लास में इसको कंक्लूड कर देंगे. फाइन, सो क्वेश्चन वगैरह भी आप, अरे यार पढ़ाओगे, आके मैं शेयर करता हूँ. फाइन, आई एम साइनिंग ऑफ. Thank you, sir. कुछ क्वेश्चन है तो अगले दिन में पूछ सकते हैं. फाइन, ओके ओके Thank you. ओके. सीड डोरमेंसी तक के